हेलो स्टूडेंट्स, आज एक और बड़ा फैसिनेटिंग सा चैप्टर लेके आई हूँ मैं, बायोलॉजी का सेल। आज वाले टॉपिक में मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ वो है यूकैरियोटिक सेल। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो मैं कोशिश कर रही हूँ वो कोशिश कर रही हूँ कि बेसिक चीजें इसकी मैं बता पाऊँ। बेसिक चीजें मैं समझा दूंगी आप लोगों को कि सेल क्या होता है, ये इसके कंपोनेंट्स क्या है, कुछ ऑर्गेनेल्स के बारे में बताऊंगी, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेलिंग में इसमें आज डिस्कस नहीं करी। वो डिटेलिंग एक बार आपको टॉपिक समझ में आ गया तो आप अपने बुक से स्टडी कर सकते हैं। तो प्लीज मुझे ये कमेंट मत करना कि मैडम आपने ये छोड़ दिया और आपने वो छोड़ दिया, राइट? बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं डिटेलिंग डिस्कस नहीं कर रही हूँ। बेसिक चीजें जो स्ट्रक्चर है सेल का वो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, बिकॉज जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है वो 9th क्लास से शुरू होकर के बहुत हायर क्लासेस तक जाता है। 9th में बेसिक है, 11th में और हायर है, ग्रेजुएशन में और हायर चला जाएगा, तो सबको मैं कवर नहीं कर पाऊंगी इसमें। चलो तो शुरुआत करते हैं हम सेल के स्ट्रक्चर की। सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हम आज डिस्कस कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल को। यूकैरियोटिक में यू का मतलब होता है ट्रू। कैरियोटिक का किससे आया है? कैरियोटिक आया है कैरियन शब्द से। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, राइट? ट्रू न्यूक्लियस मतलब ये वो सेल्स होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होती हैं इसमें। अब इसके बारे में हम और बात कर लेते हैं। क्या क्या डिस्कशन करेंगे भला? यूकैरियोटिक सेल्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, बड़े दो किंगडम हैं, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। जो एनिमल किंगडम के अंडर आते हैं एनिमल सेल्स, क्योंकि उनका काम अलग है, उनका स्ट्रक्चर वे ऑफ लाइफ अलग है, तो उनके सेल का स्ट्रक्चर अलग होगा। प्लांट्स का वे ऑफ लाइफ अलग है तो उनका स्ट्रक्चर अलग होगा। तो बेसिकली दो ग्रुप में हम डिवाइड कर देते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सेल की, मतलब कोई भी सेल किस चीज से बना है। सबसे पहले आता है कंपोनेंट में। देखो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी बनाती चली जाऊंगी और आपको बताऊंगी। ये है एक सेल का स्ट्रक्चर, किसी ना किसी चीज से तो कवर्ड होगा ना। वो जो कवर्ड है वो क्या होती है? पहला स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहां पर होता है एक और कवर्ड स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और इन दोनों के बीच का ये वाला जो पार्ट है ये लिक्विड फील्ड होता है, का जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप लोगों ने एग देखा होगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बीच में ये येलो कलर का जो योल्क होता है दैट इज न्यूक्लियस। और जो बीच में होता है व्हाइट कलर का जो लिक्विड होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म, राइट? अब साइटोप्लाज्म के अंदर, इसको मैं ये इसमें कंफ्यूज ना होना आप लोग, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसको अगले टॉपिक में मैं बात करूंगी। ये तो बेसिकली कंपोनेंट ऑफ सेल हो गए किसी भी एनिमल सेल के। प्लांट सेल में एक और चीज होती है जो एनिमल में नहीं होती है, वो भी कंपोनेंट में आएगी, दैट इज सेल वॉल। सेलुलोज की बनी हुई होती है। बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उसमें सेल वॉल की कंपोजिशन अलग हो सकती है, बट जनरली ये क्या होती है? सेल को स्ट्रक्चर देने के लिए होती है और नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है ये। तो चौथा है सेल वॉल। ये है सिर्फ प्लांट्स में, इन प्लांट्स ओनली। ये बेसिक सा मोटा मोटा स्ट्रक्चर हो गया। आप एक एक करके इन सब के बारे में बात करेंगे। कंपोनेंट्स क्या है? सेल किस चीज से बना है? एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। एंड सेल वॉल किस में है? खाली प्लांट सेल से। एक एक करके इसको मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये किस चीज से बनी हुई है देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सेल में हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बनी हुई है? ये बेसिकली तीन चीजों से बनी हुई है मेन। पहला है लिपिड, दूसरा है प्रोटीन्स
एंड तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का कंपोजिशन बहुत कम है, 1-2% कार्बोहाइड्रेट होता है, बाकी मैक्सिमम इसमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन का कंपोजिशन सबसे ज्यादा है एंड लिपिड का। अब ये बना कैसे है, एक स्ट्रक्चर, मोटा मोटा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लिपिड का जो मॉलिक्यूल होता है वो कुछ इस तरह का होता है स्ट्रक्चर लिपिड के मॉलिक्यूल का। दिस इज लायोफिलिक हेड। नाउ व्हाट इज लायोफिलिक? लायो का मीन्स होता है लिक्विड एंड फिलिक का मतलब होता है लविंग। ये लिक्विड लविंग हेड होता है। और ये क्या हो जाएगा? लायोफिलिक या हम हाइड्रोफिलिक भी कह सकते हैं। दिस इज फोबिक, लायोफोबिक। लायो का मतलब लिक्विड एंड फोबिक का मतलब डरने वाला, उससे डर है उसको। तो ये लायोफिलिक हेड और लायोफोबिक टेल इस तरह का मॉलिक्यूल है। ये हजारों मॉलिक्यूल्स एक साथ एग्रीगेट हो जाते हैं। किस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जरा ये मिटाती हूं मैं। ये इस तरह की 2 लेयर बन जाती हैं। मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करती हूँ। ये डबल लेयर्स बनेंगी सब में। देखो जो लिक्विड लविंग है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाहर की तरफ होगा, और जो लिक्विड हेटिंग है वो अंदर की तरफ धसा हुआ होगा, ताकि इसको लिक्विड का सामना ना करना पड़े किसी भी तरह से, बिकॉज दिस इज लायोफोबिक। एक लेयर तो ये हो गई, दूसरी लेयर इसके अपोजिट होगी, वो इस तरह से होगी। अब ये वाली बाहर होगी, क्योंकि दिस इज लायोफिलिक एंड दिस इज लायोफोबिक। ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है सेल मेम्ब्रेन का। अब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसी लेयर में बन रहा है, इसी तरह से बाहर की तरफ भी 3 डायमेंशनल होगा ना, पूरा बड़ा स्ट्रक्चर होता है। थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं किसके? लिपिड के। और इसके अंदर प्रोटीन कहीं कहीं धसे हुए होते हैं। प्रोटीन 2 तरह के हो सकते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो अंदर टाइटली बाउंडेड है इसके साथ, कंप्लीटली भी बाउंडेड हो सकते हैं, थोड़े बहुत भी बाउंडेड हो सकते हैं बाहर की तरफ। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का ज्यादातर पार्ट बाहर की तरफ होगा। ये मैं बहुत बड़ा बड़ा बना के दिखा रही हूँ, काफी छोटा स्ट्रक्चर होता है इसका। तो एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, अब मैंने बताया था ना मैक्सिमम क्या है इसमें? प्रोटीन है। तो इस तरह से प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर धसे हुए हैं। और शुगर के मॉलिक्यूल्स इस तरह से चेन बना करके कहीं पे मिलेंगे आप लोगों को, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरह की कोई चेन आपको आप अपनी बुक में डायग्राम देखेंगे तो नजर आएगी। तो बेसिकली ये है स्ट्रक्चर किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर कहते हैं इसको हम लोग। दिस इज लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। और यही स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से मैं आगे आप लोगों को टॉपिक कराने वाली हूँ, ऑस्मोसिस। उसके बारे में बात करेंगे कि ये स्ट्रक्चर, देखो जब ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो बीच में कितना भी टाइटली पैक्ड होंगे, थोड़ी बहुत जगह होगी ना, लेकिन थोड़ी जगह होगी, तो वहां पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट का, इसी कारण से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल कहते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें से सेलेक्टिवली चीजें परमिट होती हैं अंदर या बाहर आने के लिए। सेलेक्टिव कैसे? जैसे चाय की छलनी देखी है, उसमें से हम अगर चाय छानेंगे तो जो उसके पोर्स से छोटी चीज है वो तो छन के नीचे आ जाएगी, और जो पोर्स से बड़ी है वो ऊपर रह जाएगी। इसी तरह से इसके पोर्स से छोटी जो चीज है वो अंदर बाहर जा सकती है, लेकिन जो बड़ी होगी उसका मूवमेंट नहीं होगा। इस तरीके से उसके मूवमेंट के अलग मैकेनिज्म्स, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा हमारे पास कंपोनेंट था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस बेसिकली क्या है? देखो मैंने आपको ऐसे बताया था, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है सेल का, मोटा मोटा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसके बीच में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, डबल लेयर होती है ये मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियस की मैंने एक मेम्ब्रेन दिखाई है ना, ये इस तरह से नहीं होती है, ये करीब करीब, ये अगर मैं बनाने लगूं तो ये कुछ ऐसे होती है, इस तरह से डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। और ये थोड़ी थोड़ी दूर में जाकर के ना फ्यूज हो जाती है दोनों लेयर्स, और इनके फ्यूज होने की वजह से क्या बनता है बीच में? पोर्स। आप देख रहे होंगे पोर्स बन रहे हैं ना, यस। ये डबल मेम्ब्रेन होती है और ये थोड़ी थोड़ी दूर जाकर के फ्यूज हो जाते हैं, तो ये पोर्स बनते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर।
जिसकी वजह से न्यूक्लियस में सब्सटेंसेस बाहर या अंदर आ जा सकते हैं। और ये बेसिकली इसके अंदर देखो, सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ था दैट वाज साइटोप्लाज्म, तो इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में दो चीजें होती हैं, न्यूक्लियोइड, कुछ नहीं, ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं, थोड़ा सा डेंस गाढ़ा, यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कंटिन्यूएशन में है किसके? न्यूक्लियोप्लाज्म में, क्योंकि इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है। और ये साइट है, साइट, एक्टिव साइट है किसका? आरएनए, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस इसमें होता है, इसका बेसिक काम है। ठीक है, क्या होता है? आरएनए यहाँ पे सिंथेसाइज होता है। और बाकी में क्या होता है? क्रोमेटिन भरा हुआ है। क्रोमेटिन, क्रोमा मतलब क्या है? फिर यहाँ पे मैं क्या भरा होगा? दूसरा जो है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस के अलावा क्रोमेटिन है, बाकी का जो पार्ट बचा हुआ है। क्रोमेटिन, क्रोमा का मतलब होता है कलर। ठीक है, क्रोमा का मतलब कलर। अब यहाँ पे हमने इसका नाम क्रोमेटिन रखा है इसलिए क्योंकि ये स्टेन हो जाता है। स्टेन हो जाता है किससे? किसी सेलेक्टिव कलर से, और हम उसको फिर देख पाते हैं कि ये क्या है। जनरली ये क्या है, देखो मोटी मोटी मैं बात बता देती हूँ। क्रोमेटिन है, रेशेदार चीजें हैं, धागे से बने हुए, जो आगे चल के क्या बनेंगे? एग्जैक्टली क्रोमोसोम्स बनेंगे। और वही है हेरिडिटी को इधर से उधर आगे अगली जनरेशन में पास ऑन करना। नॉट ओनली हेरिडिटी, हमारी पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? सेल कंट्रोल करता है। प्रोटीन सिंथेसाइज होना है, लिपिड सिंथेसाइज होना है, बहुत सारे काम होते हैं। जितने भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं कहाँ होते हैं? यहाँ पे। और उसको कोडिंग कौन करता है? क्रोमेटिन में उसकी कोडिंग होती है। तो अपने एक लेवल में, एक जनरेशन में तो क्रोमेटिन कंट्रोल करता ही करता है सेल। इसको हम ब्रेन ऑफ सेल भी कह सकते हैं न्यूक्लियस को। और जनरेशन टू जनरेशन पास करता है हेरिडिटी। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली मोटा मोटा स्ट्रक्चर हो गया। आपका कंपोनेंट ऑफ सेल के बारे में हमने बात की। आखिरी कंपोनेंट हमारा रह गया है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये इसमें ऑर्गेनेलीज है, बड़ा टॉपिक है, तो मैं नई वीडियो बनाऊंगी इसकी। दूसरी साइटोप्लाज्म, ये यहाँ पे जो जेली लाइक लिक्विड भरा हुआ होता है न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। सेल ऑर्गेनेलीज वो होते हैं, ये समझ लो कि सेल एक फैक्ट्री है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है फैक्ट्री के अंदर। इस डिपार्टमेंट में पैकिंग होगी जी, फाइन वो पैकेजिंग डिपार्टमेंट हो गया। इस डिपार्टमेंट से डिस्पैचिंग होगी, फाइन वो डिस्पैचिंग डिपार्टमेंट हो गया। इस तरीके से वो जो डिपार्टमेंट्स हैं सेल नाम की फैक्ट्री के, उन डिपार्टमेंट्स को हमने नाम दिया है सेल ऑर्गेनेलीज। तो वो सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होते हैं। इन सेल ऑर्गेनेलीज के काम क्या हैं और ये कौन सी हैं, इसके बारे में मैं इससे अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। और मैं फिर से बता देती हूँ, जो मैंने बताने की कोशिश की है ये एक ओवरव्यू है सेल का। आप लोगों को डिटेल स्टडी अपनी बुक में से रीडिंग करके करनी ही होगी। तो आप लोग बेसिक तैयार हो गया है, डिटेल स्टडी बुक में से करो एंड कीप स्टडीइंग।